गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे यार शौर्य, आज आने का मौका मिल गया। यस सर। आज बारिश नहीं हो रही है। नहीं, आज नहीं हो रही। और साहिल कैसे हो बेटा? सर कहाँ थे? अरे क्लास तो नहीं कर रहे थे तुम? अभी बुला हमारा, क्या? अभी नहीं बुला, टीचर खत्म हो गया था हमारा। और आज ये बच्ची भी दिख रही है एकदम। सर माही बनना। माही? माही तो कल दिखी थी। हाँ सर मैं कर रही हूँ। नहीं, लेकिन कल तो तुम किसी और तरह से दिख रही थी। सर कल घर से क्लास में थी। अच्छा, आज ड्रेस पहन के आई? स्कूल की ड्रेस है क्या ये, हमारी कोचिंग वाली? सर कोचिंग वाली है। अच्छा, तो तुम लोग ही कहाँ है? सर तुमने नहीं आगे ना देख। और निहारिका भी आ गई है। राजीव गुप्ता, आज कोई नया आदमी लग रहा है यार। सर नए नहीं है सर। नहीं, नए तो तुम नहीं हो, तुम्हें 20 साल तो हो गए होंगे, लेकिन क्लास की बात कर रहा है। क्लास का बताओ। सर क्लास तो अब स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं नोएडा सेंटर से। अच्छा, नोएडा। अरे यार, नोएडा वालों को पहचान ही नहीं पाए ना। अभी दिक्कत ये, कभी क्लास में बैठते हो कभी वहां बैठते हो, समझ में नहीं आता। राजीव अब पहचानने में आ गया, नाम याद आ गया मुझे। और नोएडा सेक्टर 4 में 2 बच्चे बैठे हैं, बाकी बच्चे और भी आते हैं क्लास में। तो 4 ही है, एक ऑनलाइन ले रहा है, एक अभी आया नहीं। अच्छा, इंजीनियरिंग के 4 ही बच्चे हैं और मेडिकल के? मेडिकल के 3। अच्छा, वो मेडिकल की क्लास करते हैं। हाँ सर। ठीक है। साहिल, तुम फोकस में ज्यादा नहीं आ रहे हो वैसे। फोकस में दिखाई नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ, एक सीट पीछे जाओ, वरना परेशान कैसे करेंगे तुम्हें। आगे आने के लिए नहीं कहा, आगे और नहीं दिखोगे। पीछे वाली सीट जो ये अरे यही 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 ये हाँ हाँ। तो भाई, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? कल क्लास हुई थी हमारी, क्या हुआ था? सॉल्ट्स के सेकंड कैटेगरी तक आ रहा है। अच्छा, सॉल्ट्स के एन फैक्टर की बात हुई थी, जिसमें कितना, कौन सा केस बन गया था हमारा? सेकंड कैटेगरी। बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वो थी, मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने कल क्लास की होगी उनको ये बात समझ में आई होगी कि हम सॉल्ट्स के, अगर मैं एसिड्स का एन फैक्टर निकालता हूं तो रिप्लेसेबल एच से काम चला लेता हूं। उसमें 1-2 एक्सेप्शन है जो मुझे ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर मैं बेस का एन फैक्टर निकालता हूं तो OH माइनस के रिप्लेसेबल OH माइनस से काम चला लेता हूं, या कभी कभार H प्लस के एक्सेप्टेंस से काम चला लेता हूं। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। लेकिन और तीसरा केस बना था सॉल्ट्स का, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी बनाई गई थी, एक ऐसा सॉल्ट इन्वॉल्व है जिसमें कुछ नहीं हो रहा, और जिसमें कुछ नहीं हो रहा ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैटायनिक एनायनिक चार्ज से निकाल लिया जाता। दूसरा कैटेगरी बनाया गया था जिसमें सॉल्ट के किसी एक एटम के साथ गड़बड़ हो रही। अगर सॉल्ट के किसी एक एटम के साथ गड़बड़ हो रही है तो ऐसे सॉल्ट का एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाएगा। अगर वो एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आपको यह देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, और अगर वो एक एटम रिड्यूस हो रहा है तो आपको यह देखना पड़ेगा उसने कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, बस। लेकिन तीसरी कैटेगरी वो थी जिसमें यह बताया गया है कि एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ हो सकती। तो अब हम थर्ड कैटेगरी, ये कल तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई थी। कोमल? यस सर। निहारिका, कल वाली बात, कल तक की बात। निहारिका उठो बेटा। जी सर। हाँ, कल वाली बात समझ में आ गई थी कल तक की? हाँ। ठीक है। और ये आगरा वाले बच्चे सब लोग पीछे, दीपांशु? ठीक है। तो अब इसी में माही, तुम्हें भी समझ में आ गया था कल बेटा? यस सर। ठीक है। तो अब हम तीसरी कैटेगरी का सॉल्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इस पे जेई लेवल पे सवाल बनाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कैटेगरी के बारे में ये बोलना चाहिए जब एक से ज्यादा लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आए। यानी पहली कैटेगरी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में एक के साथ गड़बड़ हुई, तीसरी कैटेगरी में एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ होगी। अब एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ किस किस तरह से हो सकती है? इस तरह से हो सकती है कि एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज कर जाएं, ये पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है? एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करने लगे। तीसरा क्या हो सकता है? कुछ ऑक्सीडाइज करने लगे और कुछ रिड्यूस करने लगे। बताओ, ये बात समझ में आ रही है? थर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो थर्ड कैटेगरी की पहली सब कैटेगरी बनानी चाहिए हमें, व्हेन मोर देन वन एटम
आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये हमारी फर्स्ट सब कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें ये बोला गया है कि एक से ज्यादा एटम्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ये पहली सब कैटेगरी, यानी ये तो कंफर्म है कि एक से ज्यादा लोग चेंज करेंगे। अब उस चेंज में भी हमने पहली बात क्या डाली है, चेंज ऐसा होना चाहिए कि एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज करें। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे सॉल्ट के अंदर ऐसे 2-4 लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने भी लूज किया, मेरे बगल वाले ने भी लूज किया, मेरे बगल वाले ने भी लूज किया। यानी अगर सारे लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल लॉस है वो जोड़ देंगे। सेम कहानी है। यानी अगर मुझे इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो ऐसे सिस्टम का, ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर निकालने के लिए टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय पर मोल ऑफ द सॉल्ट, बाय पर मोल ऑफ सॉल्ट, यानी टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। यानी मैंने भी लूज किया, ऑक्सीडाइज हो गया, तुमने भी लूज किया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो अगर सॉल्ट के 2 लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो वो दोनों लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो जो टोटल लॉस है दैट विल बी एन फैक्टर। बस इतना, इतनी कहानी। अब तुम्हें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी आती हैं, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखना आता है, तो जोड़कर तुम आसानी से आंसर निकाल सकते हो। यानी ऑल दी, अगर मोर देन 1 एटम्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस है वही मेरा एन फैक्टर माना जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आईआईटी में पूछा जा चुका है वो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। आयरन ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज अगर होता है तो क्या आप बता सकते हैं इसका एन फैक्टर क्या निकल के आएगा? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, आयरन ऑक्सिलेट को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? कह रहा है यार तुम्हें इससे क्या लेना देना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तुम क्यों चक्कर में पड़े हो? तो हमने कहा ठीक है चलिए आपकी बात मान लेते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब देखो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है, कल भी शायद हमारी बात हुई है या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि ऑक्सीलेट जब भी ऑक्सीडाइज होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है और ये चीज यूज की जा चुकी है जेई के अंदर कि अगर ऑक्सीलेट आयन को कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीलेट ऑक्सीडेशन के बाद अगर कुछ नहीं कहा गया है तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा। मुझे इस बात को बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि चलिए ठीक है, अगर आयरन ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होता है तो क्या हो सकता है? सर एक चीज तो क्लियर है, अगर आयरन ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होता है तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि आयरन कहीं ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा, ये भी चेक करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि आयरन की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। कैसे पता है आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 है? सर ऑक्सीलेट की -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीलेट पर चार्ज -2 का होता है। अगर ऑक्सीलेट आयन पर -2 का चार्ज है तो आयरन पर +2 का चार्ज होगा। अब आयरन भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्या हमें पता है कि आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, एक +2 और एक +3? इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आयरन के +2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक पक्का आयरन +3 बनने वाला है आफ्टर ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और दूसरी बात, सर ये ऑक्सीलेट के बारे में आपने बताया कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा जाए तो वो ऑक्सीडाइज करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? CO। अब मुझे ये तो क्लियर है सर कि अगर आयरन ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज होने जा रहा है तो आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीलेट भी ऑक्सीडाइज होगा। अब चेक करना है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करने वाला सॉल्ट है, ये अब हमें चेक करना है। तो मैंने कहा चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये बताइए आयरन यहां +2 है तो उधर +3 है, तो आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। चलिए ठीक है सर, एक आदमी तो गड़बड़ कर रहा है। एक बार कार्बन को और चेक करते हैं। ऑक्सीलेट के अंदर कार्बन +3 होगा, कैसे पता चलेगा? अरे सर ऑक्सीलेट आयन आपके सामने है, कोने में लेके चेक कर लीजिए। ये लीजिए, ऑक्सीलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव होता है। बताइए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? 2x - 8 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू +3। यानी एक चीज क्लियर हो गई सर कि ऑक्सीलेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। अब अगर ऑक्सीलेट के अंदर +3 और CO2 के अंदर तो भाई साहब ये +4 होती है। यानी ये भी समझ में आ गया कि कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी ये मेरी पक्का 3rd कैटेगरी की फर्स्ट का सब कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होते हैं। बताओ ये समझ पाए कि नहीं? यस सर। अब अगर ऐसा है तो एन फैक्टर कैसे निकाला जाए? एन फैक्टर निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से काम चला लेंगे। मैंने भी लूज किया, तुमने भी लूज किया, सबको जोड़ देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। ये देखते हैं सबसे पहले, आयरन गया 2 से 3, कैसे बोलेंगे? 2 से 3, 1 का चेंज 1 की वजह से, और 1 ही आयरन है, इसका मतलब 1 हमने उड़ाए। कार्बन पे आते हैं, कार्बन गया 3 से 4, कैसे बोलेंगे? 3 से 4, 1 का चेंज 1 की वजह से, और कार्बन कितने हैं?
तो इसका मतलब 1 into 2 मैंने उड़ाए, एक तुमने उड़ाया, टोटल उड़ाए 3, सो n फैक्टर इज इक्वल टू 3। बताओ समझे? यानी आयरन ऑक्सिलेट अगर गलती से ऑक्सीडाइज हुआ तो ये n फैक्टर 3 शो करेगा। रीजन बिहाइंड दिस इज आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कन्वर्ट्स इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सिलेट आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव्स CO2। तो अल्टीमेटली मुझे इस इंफॉर्मेशन का, और इसमें देखो हो सकता है ऐसे लिख के देता, हो सकता है लिख के ना देता, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है आईआईटी में जो सवाल है मैं तुम्हें कराऊंगा आज ही, हो सकता है उसका नंबर आ जाए। जो सवाल आया था आईआईटी में वो आयरन ऑक्सिलेट से रिलेटेड आया, उसमें जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि आयरन ऑक्सिलेट का n फैक्टर 3 निकल के आएगा, वो उस सवाल को तब तक नहीं कर सकता जब तक उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना पता हो। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको पता हो ही नहीं सकती क्योंकि रिएक्शन इतनी गंदी होती। यानी ये सवाल सिर्फ जो आया था आईआईटी में, ये सिर्फ वो बच्चा कर सकता है जिसको ये आइडिया है कि आयरन ऑक्सिलेट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें ऑक्सिलेट ऑक्सीडेशन के बाद CO2 बनाएगा, पक्का एकदम। कहीं भी कोई भी ऑक्सिलेट हो वो CO2 बनाएगा। और आयरन के बारे में क्योंकि इंफॉर्मेशन है इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पक्का +3 में जाएगा बिकॉज आयरन हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरस एंड फेरिक। फेरस इज +2, फेरिक इज +3, +2 इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 इज आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के बाद यह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ समझ में आया? ये 2-3 लोग हैं जिनके हमें आइडिया होने चाहिए। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आयरन की होती है। ये अस होता है फेरस और ये इक होता है फेरिक। इसी तरह से टिन के बारे में भी बोला जाता है, टिन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। इसे स्टेनस बोला जाता है, इसे स्टेनिक बोला जाता है। इसी तरह से कॉपर की एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और कॉपर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। इसे क्यूपरस बोला जाता है, हायर वाले को इक बोला जाता है। इसी तरह से मरकरी की भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक होती है Hg+, जिसको Hg2+ के फॉर्म में लिखा जाता है। 2 Hg2+ है तो एक Hg+1 हो गया, यानी Hg+, और एक होता है Hg2+। यानी ये अस वाला मर्क्यूरस है, ये इक वाला मर्क्यूरिक है। यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज अस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक। तो कम से कम ये 4-5 जो लोग हैं इनके बारे में पहले से क्लियर होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब इस सवाल में जिसको थोड़ा बहुत आइडिया था वो जानता है कि यार ये +2 है तो पक्का अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके मुंह पे मारोगे पक्का उसको ऑक्सीडाइज करेगा। +2 जा कहां सकता है ये मुझे क्लियर होना चाहिए, +3 चला जाएगा। और ये याद होना चाहिए ऑक्सिलेट गलती से किसी सॉल्ट का दिख जाए तो वो CO2 बनाएगा ही बनाएगा। बात खत्म। क्लियर है ये? कोमल क्लियर है बेटा? यस सर। इसको हटा दें। यस सर, यस सर। माई नोट कर लिया? सर एक मिनट। मैं कुछ कैटायंस और एनायंस की एक टेबल भी दूंगा, मैं बार बार भूल जाता हूं। उसमें कुछ आयंस के नाम लिखे और तुम्हें उनको याद रखना पड़ेगा कि सल्फेट किसे कहते हैं, सल्फाइड किसे कहते हैं, थायोसाइनाइड किसे कहते हैं, साइनाइड किसे कहते हैं, ताकि इनके चार्जेस का भी आइडिया हो। ऐसा नहीं है कि कुछ कमाल है, कई लोगों को पता है, बट ये कि उनके चार्जेस का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे इस सवाल में एक कमी है, आप समझिए, इस सवाल को वो बच्चा नहीं कर सकता जिसको ये नहीं पता कि ऑक्सिलेट आयन पर -2 का चार्ज होता है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो करके दिखाओ। तुम बताओ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कैसे आई? सर इसलिए 3 निकल के आई क्योंकि आयरन 2 है। अब अगर आयरन 2 है तो 2 + 2x - 8 = 0 आ गया 3। इसमें क्या दिक्कत है? अरे तो आयरन 2 कैसे, ये बताओ। सर आयरन 2 इसलिए क्योंकि ऑक्सिलेट -2 होता। मेरी बात समझो, अगर ऑक्सिलेट -2 है तभी तुम्हें आयरन का पता चलेगा, और जब आयरन का पता चलेगा तभी तुम्हें कार्बन का पता चलेगा। यानी इस सॉल्ट के अंदर कमी यह है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट गड़बड़ करती। एक तो आयरन की गड़बड़ करती,
भाई आयरन जो है दो दो आदमियों में एग्जिस्ट करता है, 2 में भी एग्जिस्ट करता है, 3 में भी एग्जिस्ट करता है। अब मुझे कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है कि यहां वाला आयरन 2 में एग्जिस्ट करता है, अरे हो सकता है 3 में हो, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है यार बगल वाले से पूछते हैं। बगल वाले के साथ दिक्कत क्या है कि उसका जो कार्बन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कार्बन कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मैंने कहा अजीब बदतमीजी है, कार्बन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कोई फिक्स आदमी होता नहीं। आयरन भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी कोई फिक्स आदमी नहीं होता। तो मुझे एक्चुअली एक्स मानकर सॉल्व कैसे करूंगा? एक्स में तो एक अननोन होता है ना, 2 अननोन कैसे सॉल्व करो? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको एकदम से याद आएगा, अरे ऑक्सिलेट दिखता है, अगर ये ऑक्सिलेट है तो इस पे -2 का चार्ज होगा, अगर -2 का चार्ज होगा तो आयरन पक्का +2 होगा। अगर ये पता है तो ठीक, नहीं तो गए काम। बात समझ लो? तो इस चीज में कुछ ऐसे एनायंस के चार्जेस और इनके नाम भी लिख के दे दूंगा ताकि कभी इस तरह की कोई दिक्कत लगे तो हम सवाल कर पाए। अच्छा, अब मैं तुम्हें सवाल देता हूं, एक आध छोटे छोटे से फटाफट करके दिखा दो ताकि हम आगे बढ़े। ऐसे एक आध सिंपल से क्वेश्चंस, बड़े अच्छे सवाल। फेरिक ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तुम्हें इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है, इज इक्वल टू m/x। ठीक, एक ऐसे सवाल बताते हैं जो एडवांस लेवल पे या मेंस लेवल पे बनते रहते हैं। ये सवाल हो गया। एक और ले लेते हैं, Cu2s ऑक्सीडाइज हो रहा है Cu+2 प्लस SO2 में, और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है m/y। SnC2O4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट है m3/z। तुम्हें बताना है x + y + z बाय 6 की क्या वैल्यू आई। कुछ जगहों पर तो मैंने लिख के दिखा दिया है तुम्हें कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ जगहों पर लिख के नहीं दिखाया, तो वो तुम्हें अपने आप प्रेडिक्ट करना। मतलब मैं चाह रहा हूं तुम ये सब चीजें याद रखो। हो सकता है एग्जाम में सवाल आए तो लिख के दे दे कि क्या क्या हुआ, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बट मैं चाह रहा हूं तुम ये चीजें अपने आप समझो कि क्या क्या हो सकता है सवाल में, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। एक एक करके करें क्या, मिल के करते हैं, या अगर किसी ने पहले वाले का एन फैक्टर निकाल लिया हो तो ये तो तुम सब लोग समझ रहे हो ना, XYZ की वैल्यू निकालनी है और XYZ इज एन फैक्टर। ये तो मानते हो ना XYZ इज द एन फैक्टर, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। सो दिस मींस इस सॉल्ट का एन फैक्टर x है, इस सॉल्ट का एन फैक्टर y है और इस सॉल्ट का एन फैक्टर z है। अगर मुझे एन फैक्टर पता चल जाएंगे तो 6 से डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो अब मुझे XYZ एन फैक्टर्स की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ जरा एन फैक्टर फर्स्ट वाले के लिए क्या जानते हो तुम, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या इसके अंदर बताओ, इसके लिए कुछ लिख सकते हो तुम, मतलब क्या बन सकता है, कुछ लिख सकते हो तुम? सेकंड कैटेगरी में क्या ये लिख सकते हैं कि आयरन +3 में रहेगा? हाँ
कुछ हो ही नहीं सकता ना सर, समझिए बात को, ये +3 तो है और ऑक्सीडाइज करेंगे तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा सर, ऑलरेडी +3 में, फेरिक इज +3, बताओ समझ रहे हो कि नहीं, तो फेरिक इज ऑलरेडी +3 सर, इसका कुछ नहीं होने वाला सर, इसको +3 आने दीजिए, इसका कुछ नहीं होगा, प्लस सर इतना तो हमें अकल है ही कि CO2 बनेगी, क्योंकि ऑक्सीलेट को कोई नहीं रोक सकता ऑक्सीडाइज होने के बाद CO2 में, तो कम से कम इतना तो होने वाला है सर। अब अगर इतने होने वाला है तो ये बताओ क्या आयरन ऑक्सीडाइज हुआ? नहीं हुआ, लेकिन क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीलेट वाला? तो इसका मतलब सर ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी, सॉरी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें सिर्फ एक आदमी गड़बड़ कर रहा है, समझो बात, सिर्फ एक आदमी, इसमें सिर्फ एक आदमी गड़बड़ कर रहा है, ये सेकंड। और जब एक ही आदमी गड़बड़ करता है तो आंसर कैसे निकलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाल लेते हैं जैसे हम करते थे। अब ये देख लीजिए ये ऑक्सीलेट है, कोई बताएगा, अब सोच के बताएगा इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है? कितना? 4 6 आ रहा है 6 आ रहा है। 6 किसका आ रहा है? सर, विनय। विनय का आ रहा है। विक्रांत? सर 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए, अच्छा नहीं, आप जैसा चाहें वैसे ही होगा, आप आपके चाहने पे तो होता है सब कुछ। निहारिका क्या कह रही है? सर 2 आएगा। 2 आएगा, वैसे मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे 2 ही बताएंगे। निहारिका एक बार फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी पे फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला लिखो, Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये बने। मैंने इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा था, मैंने जानबूझ के फेरिक ऑक्सीलेट लिखा था, क्योंकि जनरली बच्चा क्या कहता है कि सर ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीलेट से ऑक्सीडेशन से 2 का चेंज आता है। ये देखिए हमने कर रखा है, इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है, ये देखिए ऑक्सीलेट है और ये CO2। ऑक्सीलेट यहां पर कितना आता है? +3, और यहां कितना आता है? +4। ये देखिए 3 से 4, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 कार्बन है तो 2 का चेंज आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑक्सीलेट है कितने वो तो देखो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले आप फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है, ये आयरन जो है हमारा +3 में है, +3 में ही रहेगा, प्लस हमारा CO2 बनेगी। चलिए ठीक है, यहां कार्बन आपका +3 है और यहां कार्बन आपका +4 है। बताइए अब चेंज कितना है? 3 से 4, 1 का चेंज 1 कार्बन की वजह से, और कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, 6। फॉर्मूले से पता चल रहा है। सो अल्टीमेटली द एन फैक्टर ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट इन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज 6। क्लियर? यस सर। सो दैट मींस x इज इक्वल टू 6। चलिए एक काम खत्म हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। कोमल डाउट है बेटा? नो सर। ठीक, उधर आगरा में पब्लिक के समझ में आ गया सब लोगों के? शाबाश। विशाल? नहीं, विशाल नहीं है कोई। सर S4C2O4 है ना? वो तीसरा वाला जो है सर वो S4 है ना? नहीं, SN टिन स्टेनस ऑक्सीलेट, दिस इज स्टेनस ऑक्सीलेट। दूसरा वाला किया किसी ने? विक्रांत समझ में आया बेटा? सर दूसरे वाले का 8 आ रहा है इनफैक्ट। दूसरे वाले का 8 आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का 8 आ रहा है, बिल्कुल सही कहा विनय ने। ये कॉपर आपका +1 है, समझिए बात को। क्यों? क्योंकि सर लेकिन सर कॉपर तो बहुत सारा होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे अकेले सल्फर का आइडिया है, कल बात हुई थी, अकेला सल्फर सल्फाइड होता है भाई साहब, और सल्फाइड पर -2 का चार्ज होता है। यानी सर ये सल्फर अगर -2 है तो कॉपर +2 होगा, 2 कॉपर +2 तो 1 कॉपर +1 सर। सो दिस इज +1 एंड दिस सल्फर इज इन -2। बस खत्म हो गया। यहां कॉपर +2 है और सल्फर +4। बताइए चेंज, क्या कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ? हुआ, +1 से +2। क्या सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि -2 से +4। सर दोनों लोग ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमारी यही कैटेगरी है। टोटल चेंज देख लेते हैं, +1 से +2 गया, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 कॉपर है तो 2 का चेंज आ गया। तो चलिए ये हमारा 2 का चेंज आ गया, ये आ गया आपका 2 का चेंज। चलिए सल्फर पे आते हैं, -2 से गए आप +4 में, 6 का चेंज, पहचान पा रहे हो?
2 हमने छोड़े, 6 तुमने छोड़े, टोटल कितने छोड़े? 8। इसका मतलब Cu2s का इनफैक्टर 8 आना चाहिए। किसी को कोई डाउट हो? हम थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, लेकिन किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अपनी कॉपी में साफ तरीके से लिखना एकदम, यानी Cu2s का इनफैक्टर 8 आएगा। जेई के पेपर में Cu2s पर भी एक बार सवाल बना है, जो सब्जेक्टिव सवाल था, अब तक मोल 2 पर पूछे गए सबसे मुश्किल सवालों में काउंट किया जाता है। तुम्हें कराएंगे हम वो, ठीक ना। और आगे बढ़ते हैं। SnC2O4 ऑक्सीडाइज। सर ये तो आपने बताया नहीं कि आगे क्या हो रहा है। अरे तो अकल लगानी है ना, यही तो याद करना है। सर इसको कौन रोक सकता है CO2 को बनने से? कोई नहीं। सर टिन के बारे में लेकिन एक बात और पता है, टिन अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और क्या बनाएगा? Sn+4। बताओ समझे? आप बताइए, क्या ये हमारी इस कैटेगरी को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है सर। देखिए ना, यहां टिन +2 है, कार्बन आपका +3 है, यहां कार्बन 4 है, यहां टिन +4 है। तो टिन को देखें तो 2 का चेंज, कार्बन को देखें तो ओवरऑल 2 का चेंज। मुझे लगता है एन फैक्टर 4 आएगा। एक बार सब लोग चेक कर लो। Yes, sir. टिन गया 2 से 4, 2 का चेंज, 1 टिन की वजह से 1 ही टिन है। कार्बन गया 3 से 4, 1 का चेंज, 1 की वजह से 2 का कार्बन है तो 2 का चेंज, यानी 2 टिन ने उड़ाए, 2 का कार्बन ने उड़ाए, टोटल उड़े 4। यानी x की वैल्यू 6 आ रही है, अब y की वैल्यू 8 आ रही है और z की 4 आ रही है। 18 आएगा टोटल, 6 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 18/6, दैट इज 3। बताओ सही कर रहे हैं? तो ओवरऑल दिस वैल्यू इज 3। मतलब ये तो ऐसे ही बना दिया, मतलब हो सकता है सवाल कुछ और टेक्निकल कर देता। x² + y × z³ अपॉन, समझ लो। तो बेवकूफ बनाने के लिए लोग सोचेंगे साला पता नहीं कैसे सवाल बना दिया। वो कुछ तुम्हें XYZ की वैल्यू पता है तो कुछ भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ किसी को कुछ पूछना है इसमें? माही समझ में आ गया बेटा? शुभ नहीं, शौर्य और पीछे दीपांशु क्लियर है बेटा? विक्रांत, विक्रांत तेरी आवाज नहीं आ रही यार आज। यस सर, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। शाबाश। निहारिका म्यूट कर लेना बेटा। चलिए अब हम आते हैं अपनी दूसरी सब कैटेगरी। दूसरी सब कैटेगरी क्या होगी? दूसरी सब कैटेगरी होगी जब एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करते हैं। भाई यहां तो आपने एक से ज्यादा लोगों को उड़ा दिया, अब एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करेंगे। जब एक से ज्यादा लोग रिड्यूस करेंगे तब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये भी वही है सर, हमने भी खाया। रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन। तो हमने भी गेन किया, तुमने भी गेन किया, चलो टोटल गेन निकाल लेंगे। यहां टोटल लॉस निकाल लिया था, वहां टोटल गेन निकाल लेंगे। सेम कहानी। यानी हम सेकंड सब कैटेगरी पे अगर जाना चाहते हैं तो हमारी सेकंड सब कैटेगरी बनेगी व्हेन मोर देन 1 एटम्स आर गेटिंग रिड्यूस, यानी दिस इज बी सब कैटेगरी। व्हेन more than 1 atom are getting reduced। तो ऐसे में अगर आप बात करें तो बहुत आसान है। ऐसे में अगर आप एन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो यानी एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? टोटल मोल्स of electrons gained by per mole of salt। बस खत्म हो गया। यानी 1 मोल सॉल्ट ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया। वही जैसे अभी किया, वही सेम। अभी जो किया वो तुमने लूज निकाला, अब तुम गेन निकाल लेना, उठा के जोड़ देना, खत्म। अपने आप करके बताओ जरा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर ये रिएक्शन हो रही है तो बताइए इस आदमी का एन फैक्टर क्या होगा? फेरिक नाइट्रेट का एन फैक्टर क्या है? पहले तो चेक करो क्या ये इस कैटेगरी को बिलोंग कर भी रहा है कि नहीं। यस सर। कर रहा है। आयरन और नाइट्रोजन हो गए हैं। आयरन का भी रिडक्शन दिखता है और नाइट्रोजन का भी रिडक्शन दिखता है। बिल्कुल सही है। तो फिर सब बता दे टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? एन फैक्टर 10 आ रहा है। एन फैक्टर 10 आ रहा है।
10 10 ही आना चाहिए। इसमें फिर वही है अपना ऑक्सीडेशन। देखो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को ये तो मान रहे होंगे कि सर ये उन लोगों के लिए तो है ही नहीं ये डिस्कशन जो आप कर रहे हैं जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तकलीफ हो रही। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, इतने बड़े हो तुम लोग कि तुम लोग को रूल्स लिखवाने का और या 10 सवाल प्रैक्टिस करवाने का कोई फायदा नहीं। आप घर जाकर खुद ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीखें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि जो ये नहीं जानता है तुम समझ रहे होगे उसको तकलीफ हो रही, ठीक है ना। तो मैंने कल भी बोला था ये बात, मैं आज फिर बोल रहा हूं कि 2-4 रूल्स होते हैं, वो सेट रूल्स हैं, सेट तरीके हैं, अगर आप उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आराम से ये काम कर सकते हैं। उल्टे सीधे एग्जांपल्स तो बहुत होते हैं, हम अभी वो वाले एग्जांपल्स भी ले लेंगे चलो 2-4, लेकिन कम से कम ये बेसिक तरीके जो होते हैं इनमें एन फैक्टर कैलकुलेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इस सवाल में भी है, मुझे लगता है सब लोगों को कर लेना चाहिए जिनको तरीका पता है। यहां आयरन +3, कैसे पता आयरन +3 है? सर आयरन तो +2 भी होता है, +3 भी होता है। आपको कैसे पता +3 है? क्योंकि नाइट्रेट का आइडिया है मुझे, नाइट्रेट -1 होता है, ये दुनिया जानती है कि नाइट्रेट आयन जो होता है वो NO3- होता है, और अगर नाइट्रेट NO3- है तो नाइट्रेट -1 होगा तो आयरन को +3 होना पड़ेगा। बताओ ये सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? तो दिस इज +3। अब अगर आयरन +3 है तो नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? X - 6 = -1, X = +5। सर नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और यहां नाइट्रोजन आपका +2, ऑक्सीजन -2 होता है, नाइट्रोजन +2 होगा। तो सर देखिए 3 से 2 में जा रहा है, ये भी रिड्यूस कर रहा है, और नाइट्रोजन 5 से 2 में आ रहा है, ये भी रिड्यूस कर रहा है। सर दोनों लोग रिड्यूस कर रहे हैं। सर बिल्कुल सही है, ये इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, और इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले का फैक्टर जोड़कर निकाल लिया जाता है। तो जोड़ लेते हैं, 3 से 2, 1 का चेंज, 1 की वजह से 1 ही आयरन है, चलिए 1 मैंने खा लिया। नाइट्रोजन गया 5 से 2, 3 का चेंज, 1 नाइट्रोजन की वजह से, एंड यू हैव 3 नाइट्रोजन एटम्स, सो अल्टीमेटली 3 × 3 दैट इज 9 हमने खाए, 1 तुमने, 9 हमने, कुल मिला के 10 खाए। सो द एन फैक्टर ऑफ फेरिक नाइट्रेट इन दिस रिएक्शन इज 10। क्लियर है? बिल्कुल आसान है एकदम। अब नोएडा में विनय साथ वाले जो बच्चे हैं उनके समझ में आ गया बेटा? राजीव क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये आसान है, मतलब इसमें वही है कि अब जो मुश्किल है वो तुम्हें मैंने बता दिया, अब वो तुम कैसे उसको टैकल करते हो। तुम्हारा मुश्किल सिर्फ इतना है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता कि नाइट्रेट क्या होता है, सर मुझे ये नहीं समझ में आता नाइट्रोजन पे 5 आ रहा है। तो ये जो कमी है अगर ये हो गई तो फिर तो दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं अपनी थर्ड सब कैटेगरी। जो थर्ड सब कैटेगरी है, वो थर्ड सब कैटेगरी ये कहती है कि कुछ ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और कुछ रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड सब कैटेगरी पे चलते हैं, जिसमें सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, सम आर गेटिंग रिड्यूस। तो चलिए थर्ड सब कैटेगरी पे आते हैं। सम are getting oxidized, some are getting reduced। कुछ ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, यानी एक एटम उछल गया, एक गिर गया। ऐसे में एन फैक्टर कैसे निकाला जाए? तो इसका ऐसा हुआ जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसी एक ही सॉल्ट के अंदर जो 2 एटम्स है वो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो ऐसे में एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका निकाला गया है वो ये है कि 2 बातें। एक बात तो ये है कि सर क्योंकि एक आदमी ले रहा है, एक आदमी दे रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक सिस्टम, एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लूज कर रहा है। तो ऐसे में सर 2 पॉसिबिलिटी आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि गेन और लॉस ये बराबर हो सकता है। बताओ मानते हो कि नहीं? भाई ऐसा हो सकता है कि एक एटम ने 5 छोड़े, दूसरे ने 5 लिए। ये पॉसिबल है कि एक सॉल्ट के अंदर 2 एटम्स हैं, एक ने छोड़े, एक ने लिए। यही केस है हमारा, एक छोड़ता एक लेता। तो जिसने छोड़े उतने ही मैंने ले लिए, तो ये हमारा ये वाला केस बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोड़े ज्यादा लिए कम, लिए ज्यादा छोड़े कम, पॉसिबिलिटी है। तो हम पहली चीज सोच रहे हैं कि अगर गेन लॉस बराबर हुआ तो क्या होगा। तो अगर गेन लॉस बराबर हुआ तो ऐसी सूरत में जो एन फैक्टर निकल के आता है सॉल्ट्स का, इट इज गेन और लॉस। कुछ भी लिख दीजिए, आपका आंसर सही। यानी जितना गेन हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, दोनों बराबर हैं। तो मान लीजिए मैंने 5 छोड़े, 5 ले लिए, तो एन फैक्टर इज 5। ठीक, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि सर गेन लॉस बराबर नहीं,
यानी गेन एंड लॉस दे आर नॉट इक्वल। अगर गेन लॉस इक्वल नहीं है तो ऐसे में जो एन फैक्टर निकल के आता है वो आता है मॉड ऑफ गेन माइनस लॉस। आना तो पॉजिटिव ही है लेकिन वो गेन और लॉस के डिफरेंस से निकाला जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऐसा लगता है एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें लेन देन चल रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर लेन देन बराबर चल रहा है तो आइदर लेन और देन दैट इज द एन फैक्टर। बट अगर वो लेन देन बराबर नहीं चल रहा है तो ऐसे में लेन देन को माइनस करके जो मॉड निकल के आएगा दैट विल बी द एन फैक्टर। क्लियर है ये? चलिए एक आधा एग्जांपल से लेते हैं तो शायद समझ में आएगा। सब लोग पहले नोट कर लो इसको। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, बल्कि तुम्हें खुद ही करना है। तुम्हें अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है तो तुम खुद करके देखो ना। तुम देखो जरा, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या ये आदमी, ये सॉल्ट इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है? यानी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में अगर आग लगाई जाए तो ये रिएक्शन जो हो रही है, इस रिएक्शन को देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सॉल्ट को हम अपनी इस थर्ड कैटेगरी की सब कैटेगरी थर्ड में डालेंगे जिसके अंदर लेन देन चल रहा है? सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जिसमें एक आदमी के साथ गड़बड़ हो रही होती है बस। हाँ सर। कौन सा आदमी गड़बड़ कर रहा है? Cl। और ऑक्सीजन गड़बड़ नहीं कर रहा है? नो सर। क्यों? यहां ऑक्सीजन कितना है सर -2 में। और वहां? हाँ 0 हो गया। देखो पोटेशियम के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना। सर इसका कैसे? ये आ रहा है। ऑक्सीजन भी तो कर रहा है -2 से 0। ये O2 के अंदर 0 होती है। O2 में तो दोनों O है ना, तो जब आप B से तोड़ेंगे तो दोनों को 0 चार्ज आ जाएगा। एन फैक्टर 6 आ रहा है। 6 आएगा क्योंकि लेन देन बराबर है सर इसमें। क्यों? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन दे रहा है और क्लोरीन ले रहा है। आप देख लीजिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन ले रहा है। तो ऐसे में सर अगर लेन देन बराबर हो गया तो एन फैक्टर लेन देन से निकल आएगा, ना हुआ तो डिफरेंस से निकल आएगा। अब आप चेक कर लीजिए यहां क्या चल रहा है। ये देखिए ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। -2 से 0 में जाना यानी प्लस की तरफ जाना, ये ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? 2। -2 से 0, 2 का चेंज, 1 की वजह से, और 3 ऑक्सीजन है तो मैंने 6 छोड़े और ये 6 बाहर निकल के जाने लगे। एकदम से आवाज आई वापस आ जाओ। किसने आवाज लगाई? क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन कह रहा है मैं जाना चाहता हूं 5 से -1। 5 से -1 कितने लेना चाहता है? 6। समझे बात को? 5 से -6 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 5 से -1 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। सो अल्टीमेटली ये 6 निकल रहे थे, 6 क्लोरीन ने वापस बुला लिए। लेन देन बराबर है, इसलिए एन फैक्टर लेन या देन में से किसी भी तरह से निकाला जा सकता है। सो द एन फैक्टर इज 6। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब इसमें लेकिन अब जैसे ये एक तो तरीका है सवाल पूछने का कि बताइए इसका एन फैक्टर क्या है। मुझे ऐसा लगता है जेई में एडवांस लेवल पर ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ये बताइए कि अगर मैं इस KClO3 के सामने एक A को रख दूं, एक दूसरे कंपाउंड को रख दूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये KClO3 इस A को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा? सोचिए, मान लीजिए मैं सवाल आपको ऐसे ना दूं, मैं आपको ऐसे सवाल पूछूं कि A प्लस KClO3 ये एक रिएक्शन है जिसमें KClO2 और कुछ और भी बनता है, ये रिएक्शन। अब आप ये बताइए ये KClO3 A को रिड्यूस कर रहा है या ये A इस KClO3 को रिड्यूस कर रहा है? यानी KClO3 A को, मतलब A क्या कर रहा है यहां पर? A का क्या इन्वॉल्वमेंट है? आइदर दिस A इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस A इज रिड्यूसिंग एजेंट, और इस A का कोई यूज नहीं। ये सवाल आ गया IIT में, बढ़िया सवाल आ गया।
अब ये तो वही बच्चा बता पाएगा ना यार जिसको ये पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो इसका मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा यानी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी सामने वाला इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होना चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा, अरे यार हम देने के लिए तैयार थे, देखो 6 निकाले हमने, लेकिन वो 6 वापस चले जाते हैं। यानी तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो हम देते हैं वो अंदर ही यूज हो जाते हैं। बताओ समझे बात को? यानी ये ए अगर इसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो ये आदमी इससे ये कहेगा कि मैं ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मैं लूज करता हूं वो मैं अंदर ही यूज कर लेता हूं, आपकी जरूरत नहीं है मुझे ऑक्सीडाइज करने की। तो ए कहता है ठीक है ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें रिड्यूस कर देता हूं, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो तुम रिड्यूस हो जाओगे। क्या बोलेगा ये, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जिस आदमी को इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मैं अंदर से ही जुगाड़ लगा लेता हूं, मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं। क्या मतलब इस बात का? सर इस रिएक्शन में ए का कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है, ना ए इस KClO3 को ऑक्सीडाइज कर सकता, ना ए इस KClO3 को रिड्यूस कर सकता। व्हाई? बिकॉज जिन इलेक्ट्रॉन्स की मुझे जरूरत है रिड्यूस होने के लिए वो मुझे अंदर से मिल जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स मैं देना चाहता हूं वो मैं अंदर से दे देता हूं। यानी लेन देन मेरा बराबर है, मुझे ना तो किसी सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं ना मुझे सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ये हरकत करने के लिए। इसलिए इस रिएक्शन में ए का किसी भी तरह का कोई रिडॉक्स पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। बताओ समझे बात? ऐसा हो सकता है सर अगर लेन देन बराबर ना होता। बात समझो, जैसे 6 छोड़े और 2 वापस आ गए, तो वो जो 4 एक्स्ट्रा है, समझना जरा, वो जो 4 एक्स्ट्रा है वो इस ए के पास जा सकते हैं। अगर वो ए के पास जा सकते हैं तो फिर ए उन चारों को लेकर ऑक्सीडाइज कर सकता है इस आदमी को, और वो उस ए को रिड्यूस भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर लेन देन बराबर नहीं है तब तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे, लेकिन अगर लेन देन बराबर है तो ऐसे में सर कोई फायदा नहीं है। इस ए को कहिए आप यहां से जाइए, ना मैं आपको दूंगा ना मैं आपसे लूंगा, ऐसी की तैसी बाहर निकलिए। यानी इस ए का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट रिडॉक्स रिएक्शन में नजर नहीं आने वाला। बताओ समझे बात? क्लियर है ये? यस सर। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये भी सोच के बताओ फटाफट। बताओ इस रिएक्शन में ए एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तुम्हारे लिए भी एक ऑप्शन डाल दिया हमने। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ए हाँ सर।
यानी ए जो है वो अमोनियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाँ सर। अच्छा, सर आंसर चेंज कर दूं क्या सर? नो क्या? ये सर कुछ भी नहीं करेगा उसमें। नो अच्छा, अब कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते, हो सकता है आपकी रिड्यूसिंग एजेंट बन जाए। नहीं सर, वो एन को नहीं नहीं, टाइम टाइम हमें लग रहा है सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 मिनट, हाँ, वो है ना सर, उस साइड वो बहुत ध्यान नहीं दे पाएगा। ए यहां पर कुछ नहीं कर रहा है, ये सही, नो यूज। क्यों? क्योंकि ना मुझे ए से कुछ चाहिए, ना मैं ए को कुछ देने लायक हूं, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो लेन देन बराबर। अब अगर तुम यही नहीं पहचान पाओगे कि लेन देन हो रहा है नहीं हो रहा, और ये सिर्फ वही बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तकलीफ हो रही। मैं फिर बोलूंगा, आज की क्लास के बाद फिर घर जाकर, या जो बच्चे घर में हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका एक बार देख ले, क्योंकि यही सारी दिक्कत। तुम चेक करो, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या तुम्हें पता है कि अमोनियम आयन NH4 प्लस होता है? आप सब जानते हैं ये वाली बात, NH4 प्लस अमोनियम आयन है। और अगर अमोनियम आयन NH4 प्लस है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट X+4 इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू -3 होनी चाहिए। यानी अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3। चलिए ठीक है। और डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम +6, चेक करके देख लीजिए आप। व्हाट इज डाइक्रोमेट आयन? डाइक्रोमेट आयन इज Cr2O7, this is Cr2O7 2 negative, so 2x minus 14 is equal to -2, x is equal to +6। यानी डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम +6 है और उधर आपका क्रोमियम +3 और इधर आपका नाइट्रोजन 0। N2 के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब आप चेक करके देख लीजिए, क्या नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है? हो रहा है। क्या क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है? हो रहा है। तो इसका मतलब सर ये बातें लेन देन की चल रही हैं। दो बातें आती हैं, या तो लेन देन बराबर है या लेन देन बराबर नहीं। अब अगर भाई साहब लेन देन बराबर है तो एन फैक्टर लेन देन से निकाल लेते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो घटा घुटू के निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो साफ दिखाई देता है, -3 से अगर आप 0 में जा रहे हैं तो आप 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 1 नाइट्रोजन एटम, एंड यू हैव 2 नाइट्रोजन एटम्स। दिख रहा है? सो अल्टीमेटली यू आर लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यस सर। और वो 6 इलेक्ट्रॉन आप देखिए क्रोमियम ले रहा है कैसे। 6 से 3 में जाकर आपने 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस किया, 2 क्रोमियम है, 6 इलेक्ट्रॉन्स खा लीजिए। 6 मैंने छोड़े थे, 6 तुमने खा लिए। ए जो सामने खड़ा है वो चिल्लाता रह जाएगा, मुझे दे दो। वो कहेगा नहीं है, मुझसे ले लो, नहीं चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ सर इस सवाल में भी, ये हमारी थर्ड कैटेगरी की थर्ड सब कैटेगरी का सवाल है जिसमें लेन देन बराबर है। और ऐसे में अगर आप एन फैक्टर की बात करते हैं तो इस आदमी का एन फैक्टर 6 लिखा जाएगा क्योंकि लेन देन बराबर है, एंड द नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, सो अल्टीमेटली द एन फैक्टर विल बी 6। हाँ, ए से अगर आप कोई उम्मीद करना चाहे तो बिल्कुल मत करिएगा, ना ए से मुझे कुछ चाहिए ना मैं ए को कुछ दूंगा। यानी ए इस जगह पर किसी भी तरह की कोई रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन शो नहीं कर रहा। सब बच्चों को इस सवाल का आंसर सही देना चाहिए था। दीपांशु कर लिया था? तब थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा ही तो सवाल था। और साहिल, उल्टी तो नहीं आ रही है? सर क्योंकि क्लास तो तुम करते नहीं हो, ये सब देख के तो थोड़ा सा तकलीफ हो रही होगी। मैं तो कहाँ करते हो तुम क्लास? छुट्टी मारते हो? सर छुट्टी मारी। कल आए थे? कल तो नहीं आए थे बस। तो बस इसलिए तो कह रहे हैं उल्टी आ रही होगी। ये समझ में आ रहा? ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना कुछ जानते हो? इसको घर में आज जिसको जरा, सब लोग अपने हिसाब से अपने बारे में सब लोग जानते हैं, हम तो यहाँ बैठे सब समझ नहीं पाते, लेकिन सब लोग इस बात को देख ले,
कि पूरा खेल किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ये बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो अगर आपको तरीका बता दिया जाए और आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का आइडिया है तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। तो सब लोग इस बात का ध्यान दें कि जिनको जरा सी भी तकलीफ हो रही है वो एनसीईआरटी के रेडॉक्स के चैप्टर के शुरू के 2-3 पेजेस पढ़ लें, उनको उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। एनसीईआरटी 11th की रेडॉक्स का एक चैप्टर है, रेडॉक्स करके एक चैप्टर होता है, उसमें आप पहले दूसरे तीसरे पन्ने पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अगर इसमें कुछ दिक्कत, अदरवाइज एन फैक्टर कैलकुलेशन तुम्हारे सामने। अच्छा, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हो सकता है लेन देन बराबर ना हो, लेकिन इस एग्जांपल पर या इस बात पर कोई भी सवाल जेईई में नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि एक आध बड़ी अच्छी किताबों में इस पे सवाल दे रखा है, हम करने की भी बाद में कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि आपके पास थायोसाइनाइड आयन, और ये थायोसाइनाइड आयन ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन और साइनाइड आयन में कन्वर्ट होता। अब आपको यह बताना है कि ये जो थायोसाइनाइड आयन है, अगर ये सल्फेट साइनाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप इस थायोसाइनाइड का क्या एन फैक्टर निकाल सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल, मतलब मेरे ख्याल से ये सबसे मुश्किल एग्जाम्पल हो गया जो करने लायक। अब इसमें एक झंझट है यार, मतलब पता नहीं सर, मुश्किल कुछ नहीं है सर, मुझे यही तो देखना है ना कि कौन उछल रहा है कौन गिर रहा है, यही तो पता करना है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कुछ ना हो रहा हो तो हमारी कैटेगरी बन जाएगी, किसी एक के साथ गड़बड़ हो रही हो तो भी हमारी कैटेगरी बन जाएगी, एक से ज्यादा लोग साथ गड़बड़ हो रही हो तो भी हमारी कैटेगरी। सर इसमें झंझट क्या है, हमें सारे तरीके पता है सर, अगर ये कैटेगरी पता चल गई तो हम फटाक से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन बेटा तुम समझो बात को, कैटेगरी तो तुम्हें तब पता चलेगी ना जब तुम्हें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आइडिया लगेगा, ताकि तुम देख पाओ कि उछल रहा है कि गिर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। वो तभी तो पता चलता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होती है। अरे तो सर इसमें दिक्कत क्या है, ये देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसमें क्या परेशानी है आपको। बेटा सल्फेट में मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि सल्फेट में सल्फर +6 ही होगा, क्योंकि x - 8 = -2, x की वैल्यू +6 ही आएगी। सर इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें क्या परेशानी है, परेशानी इन दोनों के अंदर है। देखिए आप कैसे, सर इसमें आपको सल्फर निकालना नहीं आता क्या, नहीं आता, क्यों, क्योंकि सल्फर की अगर निकालनी है तो कार्बन और नाइट्रोजन की पता होनी चाहिए। अरे भाई सल्फर को x मानोगे ना तो x + समथिंग = -1, यही तो करते हैं। समथिंग समथिंग क्या लिखोगे, कार्बन की क्या लिखोगे। सर कार्बन तो बड़ा बदतमीज आदमी है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 वेरी करती है, -4 से +4। क्यों, इसलिए क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए 4 ले भी सकता है, बताओ ठीक है। अगर उसने 4 लिए तो इसका मतलब -4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो -4। सर एक और तरीका है, सर वो चारों छोड़ दे तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा अंदर वाला, यानी 4 को या तो 8 करवा दो या चारों छुड़वा दो, तब भी खुश है। यानी कार्बन या तो 4 लेगा या 4 छोड़ेगा, अल्टीमेटली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 तक वेरी करेगी। बताओ समझ रहे हो बात को, ये बात समझ में। ऐसे मान लीजिए नाइट्रोजन, कितने होते हैं नाइट्रोजन के बाहर, सर नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,5। अब आप नाइट्रोजन से क्या उम्मीद करते हैं, सर 3 दे दीजिए, 8 हो जाएंगे, या 5 छुड़वा दीजिए प्लस, यानी -3 से लेकर +5 तक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। बताओ समझ रहे हो बात सब लोग। ऐसी सल्फर को ले लीजिए, सर सल्फर जो हमने सुना है कि ऑक्सीजन की फैमिली होती, और ऑक्सीजन की फैमिली वालों के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 6 होते हैं तो इसका मतलब या तो 2 दिलवा दीजिए या 6 छुड़वा दीजिए, यही मतलब हुआ। यानी सल्फर -2 से +6 तक वेरी करेगा। टाइप के लोग हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े लंबे लंबे वेरी करती है, और इनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है कि अगर सोडियम होता तो 1 बोल देते। सर ये सल्फर है -2 से लेके +6 तक कुछ भी हो सकता है। सर ये कार्बन है -4 से लेके +4 तक कुछ भी हो सकता है। ये नाइट्रोजन है -3 से लेके +5 तक कुछ भी हो सकता है। सर मुझे क्या पता कि ये लोग आज क्या हैं, मुझे तो नहीं पता। और अगर तीनों के बारे में तुम्हें ये डाउट है कि ये क्या है, तो आप बताइए सल्फर की क्या होगी, कार्बन की। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि इनकी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, तो चेंज कैसे देखोगे। बताओ समझे मेरी बात को। ये दिक्कत है इस सवाल में, और वो तो खैर बड़ा आदमी हो गया, ये दिक्कत इसके अंदर भी। आप पहचानिए जरा। सर कार्बन की तो हम निकाल देंगे, चलिए निकाल के बताइए। x प्लस क्या, नाइट्रोजन की क्या लिखोगे, पता ही नहीं, ये तो वेरिएबल है सर, -3 से +5 तक कुछ भी हो सकता है। नाइट्रोजन की हमें पता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ जब कभी इस तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो ऐसे में एक मदद तो वो करता है, आयन वाला जो मेथड था, अभी हमने देखा ना कि ऑक्सिलेट आयन से आइडिया लग जाएगा कि आयरन पे +2 है। लेकिन सर ये तो खुद ही आयन है, इनसे कैसे आइडिया लगेगा, इंडिविजुअल एटम्स का आइडिया कैसे लगेगा। अब देखो ऐसे में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक मेथड पे जाएंगे जो एनसीईआरटी में सबसे पहले मेंशन किया गया है, और वो बेसिक मेथड तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाएगा। क्या बेसिक मेथड क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। वैसे तुम में से कोई ये बता सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है।
क्योंकि तुम 12th पास स्टूडेंट हो तो हमने उस डिटेल में डिस्कशन किया ही नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी भी एलिमेंट की कंबाइंड स्टेट के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती उसका क्या लॉजिक क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका लॉजिक क्या मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए CO2, अब आप ये कहते हैं कि सर CO2 के अंदर जो है कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब क्या कार्बन का चार्ज +4 है, कार्बन पे कोई चार्ज होता है सर, दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, काय का चार्ज, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या लॉजिक होता है, मैं बताता हूं। नहीं शेयर कर रखा, दिया कुछ नहीं, तो शेयर तो ऑक्सीजन का भी हो गया। वो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन ये है कि मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंबाइंड स्टेट के अंदर, यानी मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक, तो उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि उससे लगे जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज है जब, अभी आया नहीं है, वो चार्ज है जब उससे लगे जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको आप आयनिक बॉन्ड मान के तोड़ दीजिए, आयनिक बॉन्ड मान के आप उसको तोड़ दीजिए, तब जब उसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज द फीलिंग ऑफ दैट एटम, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज है, आया नहीं है, आने वाला वो चार्ज है जो उस एटम से लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर तोड़ने के बाद उसके ऊपर चार्ज आता है। देखिए जरा चेक करिए, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई देते हैं आपको सारे, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं इससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ दूं तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, ये चेक करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको तोड़ते हैं। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक मेरा एक तुम्हारा, एक मेरा एक तुम्हारा। अगर मैं ये दोनों डंडे तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसको देने पड़ेंगे, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, ऑक्सीजन। उन चारों में 2 तो ऑक्सीजन के खुद के हैं, तो उसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा आने की वजह से -2 का चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे +2 का चार्ज आ जाएगा। बताओ ठीक है। चलिए अब इधर के डंडे तोड़ते हैं। जब इधर के डंडे तोड़ेंगे तो सिमिलरली ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर +2 का चार्ज आ जाएगा। द नेट चार्ज फीलिंग ऑफ कार्बन आफ्टर ब्रेकिंग these covalent bonds, assuming these covalent bonds to be an ionic bond, is +4. So ultimately the oxidation state of carbon in CO2 is +4, and this is the basic, general and ultimate method of calculation of oxidation number. सर फिर ये क्या होता है, दिस x - 8 = -2, ये तो फर्जी जुगाड़ है, ये तो 10 जगहों पे गलत हो जाएगा, लेकिन ये मेथड कभी गलत नहीं होगा। ये वो बेसिक मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कि आप पहले मॉलिक्यूल बना के डंडे तोड़िए, डंडे तोड़कर चार्ज बनाइए, चार्ज इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कार्बन पर आने वाला वो चार्ज जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ दिए गए आयनिक बॉन्ड मानकर, उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। लेकिन इस मेथड में अगर ये मेथड है तो इसके बाद इस मेथड की क्या जरूरत पड़ती, क्यों, क्योंकि सर ये तो तभी यूज हो सकता है जब डंडे दिखेंगे, क्योंकि जब दिखेंगे तब वो टूटेंगे, और जब वो दिखेंगे ही नहीं तो टूटेंगे कैसे। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ तुम्हें दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर याद करके जाने पड़ेंगे। बताओ समझे बात, ये तो मैंने बना दिया, अब कोई और होता तो डंडे। चलिए चोर करते हैं ये वाला सवाल, जैसे ऐसे करते हैं, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अरे सर क्या इसमें क्या दिक्कत है, सल्फर से लगे सारे डंडे तोड़ दीजिए, तो डंडे बनाइए ना, पहले बनाएंगे तब तो टूटेंगे, जब बनाएंगे नहीं तो टूटेंगे कैसे। तो एक्स वाले मेथड से कर लेते हैं, एक्स वाले मेथड से। यानी ये जो एक्स वाला मेथड है ये आपको इसी मुसीबत से बचाता है कि आपको हर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स एक्स मान के काम चला लिया करिए। लेकिन इस मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है जो कुछ एग्जांपल्स के अंदर तुम्हें खुद दिखाई देगी। यही वो एग्जांपल है या इस तरह के वो एग्जांपल्स है जिसमें एक्स वाला मेथड फेल कर जाएगा। हम अभी धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं, हालांकि ये वो बातें हैं जो तुम लोगों को थोड़ी बहुत पहले से पता होनी चाहिए, बट क्योंकि ये बात निकल के आई है तो एटलीस्ट एक लेवल पर, जो ऊपर का लेवल है उसको तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक, इस सवाल को अगर मैं एक्स वाले मेथड से करता हूं तो आप जरा एक्स वाले मेथड से आंसर बताइए। 2 + x - 10 = 0, ये आंसर आप। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 8। सल्फर की 8, सर अभी तो आप बता रहे थे -2 से लेके +6 तक जाती, 8 कहां से आ गया सर, ये गलत, ये मेथड गलत हो गया। हमने कहा लो, एक ही मेथड समझ में आता था वो भी गलत हो गया, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, ये कुछ एक्सेप्शन मत बोलो, ये कुछ ऐसी चीजें जो वो मेथड गलत करता। क्यों गलत करता सर, ये कैसे आपने कह दिया कि ऑक्सीजन की 5 है -10 होगी, अरे ऑक्सीजन -2 का ही तो होता, तभी तो -10 है। नहीं सर, यहां 2 ऐसे ऑक्सीजन है जो -1 वाले,
इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज। अब ये जो एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आगे और भी तरीके होंगे इनको सीखने का। H2SO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब तुम मेरे वाले मेथड पर आओ, मेरा मतलब जनरल मेथड पर आओ। दिस इज H2SO5, ये स्ट्रक्चर। अब बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? अरे सर डंडे तोड़िए, अब तो डंडे दिखा दिए ना, तो डंडे तोड़िए, अब आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका अब सही आंसर निकल के आएगा। इधर से तोड़ा -1, सॉरी +1, इसको दिया -1, इधर से 2 डंडे तोड़े, इसको -2, इसको +2, इधर से 2 डंडे तोड़े, इसको -2, इसको +2, इधर से 1 डंडा तोड़ा, इसको -1, इसको +1। बताइए सल्फर पे नेट चार्ज कितना आ रहा है? 6। So this is the oxidation state of sulfur, +6। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? -1। अब जरा इधर से तोड़ते हैं, इधर से तोड़ोगे तो दोनों ऑक्सीजन है, जब दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे, तो इधर से तोड़ने पर 0 का चार्ज, इधर से तोड़ने पे इस पे 0 का चार्ज। अब इधर से तोड़ते हैं, दिस इज +1 एंड दिस इज -1। अब बताइए इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है? -1। इस ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना है? -1। और तुमने पांचों के पांचों कौन से लिए थे? -2 वाले, जबकि 2 ऐसे ऑक्सीजन है जिसके ऊपर -1 का चार्ज है। आंसर तो गलत आना ही चाहिए। और चेक करिए, इस पे -2, इस पे -2 और इस पर इधर से थोड़ा -1, इधर से थोड़ा +1। नाउ यू हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स जिनके ऊपर -2 का चार्ज, 1 2 3, लेकिन यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स जो कि परऑक्सी लिंकेज शो करते हैं जिन पर -1 का चार्ज। ये आप सिर्फ तभी निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता था। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट इस X वाले मेथड से 8 निकाल के आएंगे जो गलत हो। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि सर इस X वाले मेथड में भी बहुत बड़ी कमी नहीं है। इसका जुगाड़ ये है कि जब तुम्हें लगे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इस X वाले मेथड से गलत आ रही, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है, तो जो उस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसी को टिक कर दिया। दिस इज जुगाड़, बात खत्म। बात समझ में आया? यानी और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहता है, पहले इसको नोट कर लो, ये थोड़े से अच्छे एग्जांपल हैं, मतलब इनको समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बेसिक फंडा क्या है। बेसिक फंडा ये है कि नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर, अब an atom is combined with all the atoms with the covalent bonds. Now the oxidation state of that atom will be वो फीलिंग जो उसके ऊपर आने वाली है जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिए जाएं। तो जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर तोड़ दिए जाएंगे तो जो उस एटम पर चार्ज की फीलिंग आएगी, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन उसके लिए आपको डंडे दिखने चाहिए, और डंडे तभी दिखेंगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ना आपको डंडे दिखेंगे ना आप डंडे तोड़ पाएंगे। मैं और एग्जाम्पल अभी इस तरह के लेता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में ये काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि चक्कर है क्या। फिर तुम्हें ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा ये जो X वाला मेथड है ये एक्चुअली कर क्या रहा है तुम्हारे लिए मदद क्या करता है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो एक मदद तो बड़ी क्लियर है सर, सल्फेट आयन का 6 आता है, आपको सल्फर का यहां तो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है आंसर तो सर यहां क्यों जरूरत पड़ रही है? यहां इसलिए जरूरत पड़ रही है बिकॉज आंसर गलत आ रहा है ना, इसलिए मुझे स्ट्रक्चर बना के आंसर निकालना पड़ेगा। तो सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। उसका जुगाड़ मैंने तुम्हें बता दिया कि जब कभी तुम्हें लगे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा आ रही है X वाले मेथड से, तो आप समझ लीजिएगा सब गड़बड़ है। जो उसकी मैक्सिमम है वो लिख दिया करिए, और हम जानते हैं सल्फर की मैक्सिमम क्या होती है? 6। खत्म, बिना स्ट्रक्चर के आंसर 6 खत्म। लेकिन फिर भी वो तो चलिए जुगाड़ हो गया, फिर भी मुझे पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि वाई X वाला मेथड यहां पर गलत आंसर दे रहा। वाई? बिकॉज आपके हिसाब से पांचों ऑक्सीजन आपने 10 ले लिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? पांचों ऑक्सीजन -2, यही तो मतलब हुआ। 5 का 10 करने का मतलब पांचों ऑक्सीजन -2, जबकि एक्चुअली आपको क्या पता चला कि 3 तो -2 वाले होते हैं और 2 -1 वाले होते हैं, बिकॉज इट हैज परऑक्सी लिंकेज। इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज। क्लियर है ये वाली बात? सबके समझ में आ गया? आगे बढ़े जरा सा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2S2O8, ये जो इससे पहले हमने जो एसिड लिखा है ना, आप उसका नाम भी लिख लो यार, ये सब इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है इस बार के मेंस के पेपर में कुछ नाम से रिलेटेड सवाल आया था मार्शल एसिड के। दिस इज कैरोस एसिड, इसे कैरोस एसिड बोलते हैं, CAROS कैरोस एसिड। H2SO5, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, कैरोस एसिड। ये जो दूसरा वाला आदमी है दिस इज मार्शल एसिड। इस पे कोई सवाल बना था कि मार्शल एसिड में सल्फर कितना होता है, ऐसा करके कुछ सवाल आया था इसी साल के जेईई मेंस के पेपर में। इसे मार्शल बोलते हैं।
मार्शल्स एसिड। अब ये बोला जा रहा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। हमने कहा अरे यार ये तो बड़ा आसान है, निकाल लीजिए। 2 + 2x - 16 = 0, x = +7। बताओ ठीक है? ये समझ में आया? जैसे x वाले मेथड से करते हैं इसी तरह से करेंगे। x वाले मेथड से तो ऐसे ही करते हैं, है ना? तो आंसर 7 आ रहा है। 7 आती तुम क्या बोलोगे? अरे ये तो 6 से ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्लियर है सर, ये तो गलत। आंसर क्या आएगा? 6। आंसर तो 6 आएगा, बात खत्म। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं 6 क्यों आ रहा है, क्यों गलती हो रही है। वही गलती हो रही है, तुमने सारे ऑक्सीजन -2 के लेकर 16 बोल दिए, जबकि इसके अंदर 2 ऐसे ऑक्सीजन होंगे जो 16 वाले नहीं है, -2 वाले नहीं है। और वो इस स्ट्रक्चर से पता चलेगा। यानी ये जो मार्शल एसिड है इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ये मार्शल एसिड H2S2O8। अब आप देख लीजिए, इसमें मस्त डंडे तंडे तोड़िए, मस्त हो जाएगा सब, बिल्कुल मजे से आप करके देख लीजिए, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। ये तोड़ा, यहां आया +1, यहां आया -1, इधर से तोड़ा, इधर आया -1, इधर आया +1, इधर से तोड़ा, इधर आया +2, इधर आया -2, इधर से तोड़ा, इधर आया +2, इधर आया -2, इधर से तोड़ा, इधर आया +1, इधर आया -1, इधर से तोड़ा 0 0 क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम्स है। इधर से तोड़ा, इस पर आया -1, इस पर आया +1, इधर से तोड़ा, इस पर आया -2, इस पर आया +2, इधर से तोड़ा, इस पर आया +2, इस पर आया -2, इधर से तोड़ा, इस पर आया +1, इस पर आया -1, इधर से तोड़ा, इस पर आया -1, इधर से आया +1। आप चेक कर लीजिए, दोनों सल्फर एटम्स आपके सामने हैं और दोनों सल्फर एटम्स पर +6 का चार्ज आ रहा है। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर इज +6। और तुम जो सोच रहे थे कि सारे ऑक्सीजन -2 वाले हैं, देख लीजिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, 2 ऐसे ऑक्सीजन हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखिए, दे आर -1। ये वाला ऑक्सीजन भी -1, दूसरा वाला भी ऑक्सीजन -1। आपने सारे -2 वाले ले लिए, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। तो ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं। ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तो ही आप आंसर लिख पाएंगे, और नहीं तो फिर मेरा वो वाला जुगाड़ है कि जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप उससे भी ज्यादा आ रहे हैं एक्स वाले मेथड से, तो फिर आप समझ लीजिएगा जो मैक्सिमम है वही लिख दीजिए, बस दिमाग मत लगाइए। समझ में आ गया ये? और लेते हैं। ये भी पूछा गया सवाल, Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब देखो, इस सवाल को ना 2 तरीके से पूछते हैं। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो जब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जैसे एक्स वाला मेथड है, जैसे निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x - 16 = 0, x = +16/3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब ये कि ये गलत है कि सही है, तो ऑब्वियस है सर, गलत तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 से +7 तक जा सकती है। तो ठीक है सर, ये तो बीच में ही आ रहा है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन सर मुझे एक डाउट आ रहा है। डाउट क्या है? 16/3 फ्रैक्शनल तुम बताओ जरा, क्यों नहीं हो सकती फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की? तुम्हें क्या परेशानी है इसमें? जो आ रहा है वो लिख दिया तुमने +16/3, इसमें गलती क्या हो रही है? तो 16/3 कोई परेशानी नहीं सर, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है ऑक्सीडेशन। इसीलिए गलती लग रही है, जो लग रही है कुछ गलत नहीं है, लेकिन लग क्यों रही है? बिकॉज मैंने इस ऑक्सीडेशन स्टेट की सही डेफिनेशन सीखी। सही डेफिनेशन ये है, डंडे तोड़ने से चार्ज की फीलिंग वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती। अब तुम ही बताओ, अगर मुझसे लगा कोई डंडा तोड़ेंगे आप, तो मेरे इस डंडे को टूटने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? एक, अगर ये डंडा टूटा तो इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं, ये पॉसिबल है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो डंडा टूटेगा, इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इंटीजर आएगा या फ्रैक्शनल आएगा? इंटीजर आएगा। ठीक, अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये डंडा टूटे, इलेक्ट्रॉन वो ले ले, तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इंटीजर आएगा या फ्रैक्शनल आएगा? और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? डंडा टूटकर दोनों लोग अपने अपने ले ले, तो कोई चार्ज नहीं आएगा।
क्या मतलब हुआ? सर कुछ भी हो जाए, मुझसे लगे जब डंडे टूटते हैं तो मेरे ऊपर जो चार्ज की फीलिंग आएगी वो पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, लेकिन आएगी इंटीजर। सर ये 16/3 कहां से आ सकता है? सर ये कौन सा डंडा तोड़ दिया आपने? बात समझ रहे हो? इसका मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ये जो एक्स वाला मेथड, ये आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता है। सब लोग इस बात को याद कर लें कि ये जो एक्स वाले मेथड को आपने सीखा है, ये एक्स वाला मेथड सिर्फ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता है, वो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी निकाल के नहीं दे सकता। आप इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। हालांकि मेरे लिए इस चैप्टर में एन फैक्टर कैलकुलेशंस में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से ही काम चल जाएगा, लेकिन सवाल ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br308? द आंसर इज 16/3। व्हाट इज द एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ तीनों ब्रोमीन? अब आप कैसे निकालें? क्या एवरेज को देखकर आप ये निकाल सकते हैं कि तीनों ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है ना? अब ये अच्छा सवाल बन गया कि ब्रोमीन की तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, जिसका एवरेज 16/3 है। उसके लिए आपको Br308 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक Br308 का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आप किसी भी सूरत में ब्रोमीन की एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अब सारे लोग ब्रोमीन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझेंगे। यहां पर 6 आएगी, यहां पर 4 आएगी और यहां पर 6 आएगी। बताओ, निकाल लोगे अपने आप? एंड दिस इज एवरेज, सो एब्सोल्यूट। अब बताओ, अगर इन तीनों का एवरेज लिया जाए तो क्या आएगा? 6 + 4 + 6 कितने ब्रोमीन है? 3। तो एवरेज इज यानी ये एक्स वाला मेथड आपको एवरेज पकड़ा देता है, एब्सोल्यूट नहीं बता सकता कभी। एब्सोल्यूट के लिए तो आपको स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर बना के आप बताएंगे यू हैव 3 ब्रोमीन आटम इन विच 2 ब्रोमीन आटम्स आर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 1 ब्रोमीन आटम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द एवरेज ऑफ दीस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 16/3, जो कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक्स वाले मेथड से भी बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कुछ समझ पा रहे हो? यस सर। साहिल क्लियर है बेटा? कुछ समझ रहा है? विक्रांत ठीक है? यस सर। निहारिका? Yes, sir. Clear. आगे माही, पांशु? अच्छा ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इस बात को लेके। S4O6 2 नेगेटिव, बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? ये सवाल आ गया। ठीक, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, S4O6 T-। अब तो बताओ, क्या तुम एक्स वाला मेथड यूज कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, एक्स वाले मेथड से निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए, 4x - 8 नहीं, कितना, 6 दूनी 12 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2.5। सर दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। लेकिन तुम ये जानते हो ये एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। सर दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर व्हिच इज 2.5 एंड दिस इज द एवरेज वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4 सल्फर की इंडिविजुअल क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चारों का मिला के जो एवरेज आएगा वो 2.5 आएगा। ये क्लियर? बताओ समझ में आई बात? अब सवाल मुश्किल कर लेते हैं, व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 4 सल्फर? आप कैसे करोगे? अब स्ट्रक्चर के बिना नहीं कर पाएंगे, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो तुम देख लोगे, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। दिस इज S4O6 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव। अब तुम साफ देख रहे होगे, ये जो पहला वाला सल्फर है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +5 आएगी, दूसरे वाले की 0, तीसरे की 0 और चौथे की +5। व्हाट इज द एवरेज? 5005, 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज 2.5। तो ये जो स्ट्रक्चर वाली जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये सिर्फ उन सवालों से लिंक कर रहा हूं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल बताओ, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, अगर इस चैप्टर की बात करता हूं तो मेरा काम बस इतने से चल जाएगा कि इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है, मेरा काम 2.5 से चल जाएगा, मुझे इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। बट सवाल अगर इस लेवल पे चला गया कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कैलकुलेट करिए, तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर ही चेक करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स वाला मेथड
आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन आपको एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड नहीं कर सकता। समझो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सर विनय ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसमें एक बात और ऐड करते हैं। अब क्योंकि एक आइडिया लग गया है कि सर जब कभी इस तरह की कोई परेशानी हो कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स वाले मेथड से ना निकाल पा रहा हूं, ऐसी परेशानी कब आएंगी? ऐसी परेशानी दो जगह पर आएंगी। एक, जहां पर परऑक्सी लिंकेज वगैरह आएंगे, क्योंकि वहां तो आंसर गलत ही निकल के आता है। और दूसरा, जब एक से ज्यादा ऐसे लोग हो जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे में बेस्ट तरीका क्या है कि सर डंडे बनाइए, डंडे तोड़िए, बात खत्म करिए, बिल्कुल बेसिक मेथड पे चले जाइए। अब तुम्हें याद होगा कि जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, अब मुझे उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये था आपका SCN, और ये SCN जा रहा था सल्फेट में और साइनाइड में। ये है मेरा साइनाइड, इस पे अभी चार्ज लगा दूंगा। दिस इज -1 एंड दिस इज -1। अब सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, सल्फेट +6 है सर, इस सल्फेट में सल्फर +6 है, इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, ये ठीक। दिक्कत सर इन दोनों के अंदर है। सर इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन नाइट्रोजन की कैसे निकालेंगे? अब निकल आएगी। क्यों सर? अगर तुम्हें लगता है नाइट्रोजन और कार्बन दोनों वेरिएबल है, अरे तो स्ट्रक्चर तो पता है ना, तो डंडे तोड़ के निकाल लेना। चलिए निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, कार्बन और नाइट्रोजन का जब डंडा तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा? नाइट्रोजन। कितने ले लेगा? तीनों ले लेगा, यानी 3 उसके, यानी -3 और इस पर +3। क्लियर है? अच्छा, अब एक निगेटिव चार्ज और है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसी ना किसी के सर पे डालना पड़ेगा। वो ध्यान से सुनना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस आदमी के सर पे रख दिया जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। चेक करते हैं, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। उसने शेयर कितने कर लिए? 3। कितने हो गए? 8। कार्बन के बाहर कितने होते हैं? 4। शेयर कितने किए? 3। हुए कितने? 7। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के सर पे डाल दिया जाएगा। दिस इज -1। क्लियर है? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है साइनाइड के अंदर +2 है और नाइट्रोजन की -3। इससे ये बात क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर बनाकर आपने ये, और क्या यही काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, अब तो डंडे तोड़ के आंसर निकाल लेंगे। क्या यही तो परेशानी थी कि आपके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप नहीं पहचान पा रहे थे? अब हम कर लेते हैं। सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन को तोड़ेंगे तो -3 और +3। जब सल्फर और कार्बन को तोड़ेंगे तो -1 और +1। बताओ ठीक है यहां तक? अब बचा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो किसके सर पे आएगा? सर नाइट्रोजन के बाहर 5 होते हैं, 3 शेयर में चले गए, 8 हो गए, बात खत्म। कार्बन के बाहर 4 होते हैं, चारों शेयर में लग गए, 8 हो गए। सल्फर के बाहर 6 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आया, 7, और एक बाहर वाला 8, यानी कुल मिला के ये सी। यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन थायोसाइनाइड इट इज -2, कार्बन इज +4 एंड नाइट्रोजन इज -3। आराम से खुद से करके देखो एक बार। और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का काम आपको हमेशा नहीं करना है, ये वहां पर काम आएगा। ये बेसिक मेथड, तुम कहोगे सर ये एक यूनिक मेथड, नहीं, यही वो बेसिक मेथड है जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड है। लेकिन इसमें कमी क्या है? इसमें कमी से स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, तो लोगों ने कहा कुछ जुगाड़ निकालते हैं, तो वो एक्स वाला मेथड जुगाड़ बन के सामने आ गया। लेकिन उसमें मेन दिक्कत यह है कि वो एक्स जो निकल के आता है दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ना कि एब्सोल्यूट। अब जैसे ये, तुम बताओ ये सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है या सल्फर की एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट? एवरेज। अबे एक आदमी का कौन सा एवरेज होता है? एक आदमी तो एब्सोल्यूट लल्लू हो क्या यार एकदम। एक मेरा क्लास में मैं अकेले बैठा हूं, मेरी इस क्लास का एवरेज वेट क्या है? अबे तो जो तेरा वेट है वही एवरेज वेट है। ये गणित के लोग हैं, बताइए ये हालत। जब एक आदमी होगा तो यही एवरेज है, यही एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर इसमें एक से ज्यादा सल्फर होते तो जो एक्स वाले मेथड से आंसर आता दैट विल बी द एवरेज वैल्यू। बात समझ लो कि नहीं मेरी? ठीक है ना? तो एब्सोल्यूट और एवरेज में एक्स वाला मेथड आपको हमेशा एवरेज निकाल के दे देता। अगर एक ही आदमी है तो वही एवरेज है, वही एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर एक से ज्यादा उस तरह के आदमी है तो दैट इज एवरेज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। अब बताइए क्या हो रहा है इस सवाल में? क्या सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस सर। हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन चल रहा है जरा बताइए? -2 से +6 कितने छोड़े? 8। क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट है जो रिड्यूस हो रहा है? सर कार्बन। कार्बन हो रहा है सर। नाइट्रोजन तो -3 में ही है, लेकिन कार्बन जा रहा है 4 से 2।
और अगर 4 से 2 में गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 निकले थे, 2 वापस आ गए। क्या लेन देन बराबर है? नहीं। तो ऐसे में एन फैक्टर लेन माइनस देन के मॉड से निकाला जाएगा, दैट इज 6। अब अगर इसके सामने ए रखा होता, अब बताओ क्या कहते तुम? क्या कर रहा है ये? सर 8 छोड़े, 2 वापस आ गए, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन से जो वहां चले जाएंगे, यानी पर मोल 6 इलेक्ट्रॉन ए खा रहा है, यानी ए खुद इलेक्ट्रॉन खाकर रिड्यूस हो रहा है। ए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इस थायोसाइनाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन खा रहा है पर मोल। ए का बिहेवियर अब आप लिख सकते हैं, ए बिहेव्स लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने आप अगर लगाना बात। राजीव समझ में आया बेटा? खत्म हो गया, एक बच्चा खत्म हो गया। विक्रांत यस सर। समझ में आ गया? यस सर। शाबाश। अब एक और, मतलब मेरा वैसे तो सजेशन है, तुम मानो या ना मानो, बट मैंने तो कर रखा है ये वाला काम। मैंने साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद ही कर ली। कार्बन 2 था, नाइट्रोजन माइनस, ऐसे मैंने याद ही कर लिया। कोई लॉजिक नहीं है, तुम अपना खड़ाक से स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे अपने आप ही दे देना, -3 +3 और -4, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है दिस इज +2। बट मैंने याद कर रखा है, मतलब मैं बेकार में इतना ड्रामा नहीं करता। तो साइनाइड में कार्बन 2 नाइट्रोजन -3 तो मैंने याद कर रखा है, ज्यादा दिमाग। लेकिन फिर वही है कि दिक्कत ये है कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस स्ट्रक्चर के बाद निकल के आई, वो एक्स वाले मेथड से इस सवाल को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्स के लिए किसी एक का अननोन बाकी का नोन होना चाहिए, और ये सवाल तो ऐसा है जिसमें हर आदमी अननोन है। तो ऐसे में आपको डंडे बनाइए, डंडे तोड़िए, मस्त फीलिंग निकालिए चार्जेस की, और वही फीलिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एंड दिस इज द बेसिक तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। एक्स वाला तो बाद में आया है, ये जनरल तरीका है। बाद में क्यों आया है? जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, ये क्या बात होती है, दुनिया भर के स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे यार, हम डंडे तोड़ते रह जाएंगे। तब लोगों ने कहा अच्छा चलो जुगाड़ निकालते हैं, और वो जुगाड़ एक्स वाला मेथड था, जो कुछ रूल्स बनाकर, वो जो रिडॉक्स वाले रूल्स हैं उनको याद करके निकाला गया। लेकिन उस एक्स वाले मेथड में भी 2 कमियां हैं। एक कमी यह है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोवाइड करता है। हालांकि इस चैप्टर में हमें एवरेज ही चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एवरेज से काम चलेगा, लेकिन पूछ तो सकते हैं इंडिविजुअल निकालो। और दूसरी कमी यह है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर पेरोक्सिल लिंकेजेस इन्वॉल्व होती हैं तो वो आंसर गलत देता है। तो ऐसे में आप स्ट्रक्चर के थ्रू ही आंसर निकालो। कुछ समझ में आई बात? नहीं सर। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सर इसमें क्या है, बड़ा आसान है, निकाल लेते हैं। x -10 = 0, x = +10। क्रोमियम गाली देगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, +10? मेरी तो कभी नहीं होती +10। क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है? 6 होती। क्रोमियम की मैक्सिमम +6 होती, यानी आंसर क्या होगा बताओ, समझे कि नहीं? लेकिन सर ये कैसे, तो कैसे में तो फिर वो डिटेल में जाना पड़ेगा। CrO5 इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये डिटेल है, अब आप अपने आप निकाल लीजिए। आप कोई कमी नहीं है, आप सब सही है सर, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है सर। जब डंडे दिखते हैं तो डंडे टूट कर आंसर आएगा, वो सही आंसर होगा। लेकिन अगर एक्स वाले मेथड से निकालोगे तो वो वहां गलत आएगा जहां परऑक्सी लिंकेज है। ये से कि देखिए सर, यहां भी परऑक्सी लिंकेज है और ये भी परऑक्सी लिंकेज। जब ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन से एक तरफ अटैच हो तो दैट इज परऑक्सी लिंकेज, और इन दोनों परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स -1। हाँ, एक ऑक्साइड लिंकेज है, दिस इज -2। अब आप देख लीजिए 4 ऑक्सीजन -1 वाले हैं और एक -2 वाला है, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पक्का +6। इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं।
थोड़ा सा अभी कर, लेकिन तुम ये ध्यान देना कि आगे भी जब तुम जैसे सल्फर के हमने मार्शल एसिड, कैरोस एसिड सब लिखे, जब तुम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 16 फैमिली पढ़ोगे तो उसमें ये कैरोस, फेरोस, सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स वगैरह सब आएंगे। तो ये चीजें बाद में भी दिखेंगी तुम्हें, ऐसा नहीं। ऐसे ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, तुम आगे जब पढ़ोगे तो CrO5 तुम्हें बनता हुआ नजर भी आएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए, लेकिन फिर वही है ना कि तभी नजर आए, इससे अच्छा आज नजर आया है, अगली बार जब नजर आएगा तो रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए आज ही से कर लो, अभी से करना शुरू कर। ठीक है, अब लास्ट एक सवाल पूछे तुमसे, बस 1 सेकंड कल, अब बहुत हमने कर लिया, अब तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। बताइए, हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2 आयन का एन फैक्टर क्या है? इसको ना मल्टीप्लाई ऐसे खुद ही कर लिया करो, यहाँ ऐसे 1 into 6 मत लिखा करो, मतलब 1 into 6 तो 6 होगा ना, तो सीधे 6 ही लिखा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये कुछ गलत समझ के ना गड़बड़ हो जाती है। अरे बहुत टाइम लगा रहे हो यार। 61 आ रहा है। कितना? 61। सही है, बिल्कुल सही, शाबाश। 61 इज द एन फैक्टर। और इसमें सारे लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। आयरन 2 से 3 में जा रहा है, कार्बन 2 से 4 में जा रहा है, और नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है। बस खत्म हो गया। तो 2 से 3 एक का चेंज, एक ही आयरन है तो एक आ गया। कार्बन 2 से 4 में जा रहा है, 2 का चेंज है, और कार्बन 6 है, ये देखिए 6, तो 6 into 2 12 हो जाएगा। ऐसी नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है, -3 से +5 8 का चेंज होता है एक नाइट्रोजन की वजह से, एंड यू हैव 6 नाइट्रोजन आइटम, 8 into 6 48, यानी 48 हमने छोड़े, 12 तुमने छोड़े, एक मैंने छोड़ा, टोटल पर मोल 61 छोड़े गए। सो द एन फैक्टर ऑफ FeCN6 whole 4 2 negative 4 whole 4 minus is 61। और साफ समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा आदमी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके सामने एक आदमी जरूर रखा होगा जो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हो। ये हमारी थर्ड कैटेगरी की फर्स्ट सब कैटेगरी है, व्हेन ऑल द एटम्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। और जब सारे ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या करते हैं, टोटल लॉस निकालकर जोड़ देते, खत्म। समझ में आ गया? श्योर है? क्लियर है बेटा? माही ठीक है?
चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।